सूरी साहब फ़लसफ़े के। हाँ, फ़लसफ़े की दुनिया में बहुत बड़ा नाम, पढ़ाते भी रहे हैं और मतलब ये कि क्या कहूँ मैं, अभी आप बात सुनेंगे इनकी, तो आप खुद ही अच्छी तरह जान जाएँगे कि इनका तारुफ़ कराना बहुत मुश्किल है, कि आप अपना तारुफ़ है, माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो भाई फ़रासत रिज़वी साहब ने जो कहा कि मैं उनका उस्ताद हूँ, तो ये कोई इनकी ज़र्रा नवाज़ी है। वैसे तो जिस तरह हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन के अंदर आते हैं तो एक दूसरे से सीखते हैं, तो हमने तो फ़रासत साहब से बहुत कुछ सीखा है। ये तो कभी मेरे उस शागिर्द नहीं मैं रहे। कराची यूनिवर्सिटी में पीएचडी का तालिब इल्म हूँ। ये मेरे उस्ताद हैं, उस डिपार्टमेंट के 2 मरतबा चेयरमैन रहे हैं, हर तरह से मेरे उस्ताद हैं, नहीं नहीं बल्कि मेरे उस्तादों के भी उस्ताद हैं। नहीं हाँ, ये इतने मुनकसिर आदमी आप कभी यकीन इनकी बात पे कोई यकीन ना करें। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ये इनकी मोहब्बत है और इसके अलावा कुछ ऐसी ऐसी कोई ऐसी ख़ास नहीं। और ये कि सिर्फ इंस्टीट्यूशनल डिग्री हासिल कर लेने से कोई किसी का से पहले कहीं अपॉइंट हो गया है और किसी ने कहीं पर अपॉइंट हुआ है नहीं होता। तो बहरहाल मैं जो है वो कुछ मकालमे के हवाले से ही गुफ्तगू करूँगा, लेकिन मैं थोड़ी क्रिटिकल बातें करूँगा जो ज़रूरी है। फ़रासत भाई ने भी जो बात की और साबिर साहब ने भी जो बात की, दोनों जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं। लेकिन इससे ये इम्प्लाई हो रहा है कि दोनों बातों से कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, चाहे वो लोकल सिस्टम है, चाहे वो नेशनल सिस्टम है, चाहे वो रीजनल सिस्टम है, चाहे वो ग्लोबल सिस्टम है, यानी कि सिस्टम जो है वो बुनियादी तौर पर जो डेवलप हो गया है उसके अंदर जो बुनियादी उभाम है वो ये है कि यू आर फ्री टू एक्सप्रेस। और हकीकत ये है कि लोग ये समझते हैं कि जितना आज़ादी इज़हार राय का मौका आज की दुनिया में है, ऐसा दुनिया में कभी नहीं रहा। जनरली यही समझा जाता है और ये बबांगे दोहल लोग कहते हैं। और आप देखें कि दूसरी तरफ जो इनविटेशन है, दावत है, वो भी चार सू यही है कि आप एक्सप्रेस करें। बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल के आहन गर की दुकान में तुंद हैं शोले, सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर जंजीर का दाम है। तो ये फैज़ का है। तो बुनियादी तौर पर ये जो डिबेट है कि भाई आप सब आज़ाद हैं और एक्सप्रेस करें, और एक्सप्रेशन के मल्टीपल डायनामिक्स अवेलेबल हैं। लेकिन ये कि अगर आप फ़लसफ़ियों को देखें तो फ़लसफ़ियों की तरफ से कोई बहुत अच्छी इत्तला नहीं है इंसानियत के लिए। फ़लसफ़ियों का ये ख़्याल है कि देयर इज़ नो गुड न्यूज़ फॉर अस in contemporary world. First thing you should know that how deep shit we are in. तो बुनियादी तौर पर ये ज़िज़ेक एक आदमी है जो कि इस्लाफ फ़लसफ़ी है, अमेरिका में बैठा हुआ है अभी। यानी कि आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन से पहले चॉम्स्की और ज़िज़ेक दोनों के अंदर डायलॉग होता रहा। ज़िज़ेक का ये ख़्याल था कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत जाएगा तो इंसानियत को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा, और चॉम्स्की का ये ख्याल था कि ज़िज़ेक अगर ये जीत गया डोनाल्ड ट्रंप तो दुनिया और बुरी हो जाएगी। तो ये पॉलिटिकल थियरिस्टों की बहसें हैं। तो लेकिन ये कि ये बहस सिर्फ आज की नहीं, 19वीं सदी के अवाखिर में ये इस्टेब्लिश हो गया था कि दुनिया यकरुखी हो रही है और दुनिया में जो एक्सप्रेशन है और जो डिस्कशन है और जो डायलॉग है वो कंट्रोल हो गया है। ये क्रिटिकल थियरिस्ट थे, वियना सर्कल के लोग थे जिन्होंने ये काम शुरू कर दिया था यूरोप के अंदर। उस वक्त हम आज़ाद नहीं हो सके थे। ये हमारे आज़ाद होने से पहले 1906 1907 की मैं डिबेट्स आपको बता रहा हूँ जो कि यूरोप के अंदर थी।
तो बुनियादी जो बहस वो ये कर रहे थे वो ये थी कि इंसान जो है वो कम्युनिकेट करता क्यों है। आप लोगों के ख्याल में आप कम्युनिकेट करने के नतीजे में क्या हासिल करते हैं? तो कम्युनिकेट करने के नतीजे में आप दूसरे की तफहीम हासिल करते हैं, दूसरे को समझ जाते हैं। तो हम, चूंकि मैं बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल थियरिस्ट हूँ, मैं अदब का आदमी नहीं हूँ, तो पॉलिटिकल थियरिस्टों के लिए जो बुनियादी सवाल होता है वो ये सवाल होता है कि कंट्रोल कैसे किया जाएगा, पावर डायनामिक्स क्या होंगी और निज़ाम बरकरार कैसे रहेगा। तो जब हम किसी को अंडरस्टैंड करते हैं तो एक्चुअली हम उसे कंट्रोल करने की कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं अपनी। आप अपनी ज़िंदगी का मुशाहिदा करें, इनफरादी नौइयत में या इज्तिमाई नौइयत में, जो इंसान ज़्यादा बेहतर समझता है सामने वाले को, वो उसको कंट्रोल करता है। कॉन्फ्यूशियस ये कहता था कि अक्लमंद आदमी के साथ आप कभी अक्लमंद नहीं बनते, आप हमेशा बेवकूफ़ बनते हैं, क्योंकि वो आपको काबू कर लेता है। तो दुनिया में काबू करने की चीज़ें क्या थीं, ये फ़र्क होता गया। मिसाल के तौर पे एक ज़माने में काबू किया जाता था लाइव स्टॉक को, जानवरों को काबू कर लिया जाता। ज़मीन बेतहाशा थी, जानवर आपके काबू में आ जाए, ज़मीन खुली पड़ी थी आपके। फिर लोगों ने बहस की कि नहीं, ज़मीन को उगाया जाएगा, काश्त की जाएगी, ज़मीन को काबू किया जाए। तो ज़मीन को काबू करने के लिए तो पावर डायनामिक्स बदल गई, लैंड स्पेसिफिक हो गई। जब लैंड स्पेसिफिक हो गई तो आपने देखा कि दुनिया में एम्पायर्स खड़ी हो गई और उन्होंने ज़मीनों पर कब्ज़ा किया, और अमेरिका और यूरोप और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, पूरे जो लोकल कम्युनिटीज़, सबको तहत कर डाला। तो बुनियादी तौर पर उन सब के साथ डायलॉग नहीं हुआ। 15 मिलियन रेड इंडियंस कत्ल हुए, अपाचीज़ कत्ल हुए तकरीबन 3 मिलियन, कोमाचीज़ कत्ल हुए तकरीबन 1 मिलियन, इसी तरीक़े से एबॉर्जिनीज़ कत्ल हुए 9 मिलियन, इसी तरीक़े से जो है कैनेडियन कत्ल हुए तकरीबन 50-60 हज़ार। तो ये जो सिलसिला है, अर्जेंटीना आपके सामने है। अर्जेंटीना जो है वो आप देखते हैं कि गोरे सारे प्लेयर होते हैं, मैसी, ये वो सारे, लेकिन एक्चुअली जो अर्जेंटीनियन थे वो हमारे रंग के जैसे लोग थे, वो सारे के सारे कत्ल हो गए। तो बताने का मतलब ये कि उस ज़माने में जो कंट्रोल का दायरा था, चूँकि वो ज़मीन थी, और ज़मीन में जो चीज़ इजाफी थी वो इंसान थे। उन्होंने कहा इन इंसानों को हम रिप्लेस कर देते हैं, ज़मीन को काबू कर लेते हैं। आज की दुनिया जो है वो ज़मीन को काबू करने की दुनिया नहीं है, वो है इरादे को काबू करने की दुनिया है। इरादा, जो टेरेन है, जो मैदान जंग है, वो अब ज़मीन नहीं रही, क्योंकि आप बग़ैर ज़मीन के भी प्रोड्यूस कर लेते हैं। आप अब प्रोड्यूस करते हैं दो चीज़ों से, एक विल से और दूसरे डिज़ायर से, विल एंड डिज़ायर्स। तो पूरी दुनिया के अंदर जो 20वीं सदी के अंदर निज़ाम पैदा हुआ, उस निज़ाम को ख़तरा ये था कि जो चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर उसकी चाहत बदल गई ख़रीदने वाले की, तो क्या होगा। यानी कि वो एक शेर है, वो हो सकता है मैं गलत पढ़ रहा हूँ, फरासे साहब देख करेंगे। तेरी ख्वाहिश है तेरी ख्वाहिश है कि तेरी हर तमन्ना हो पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी तमन्ना बदल जाए। तो अगर उसकी तमन्ना ही बदल गई, फ़र्ज़ करें कि आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, फ़र्ज़ किया आप बनाते हैं ये चीज़ बनाते हैं, बैटरीज बनाते हैं, लेट सपोज़, और आपकी उम्मीद ये है कि लोगों की चाहत है कि इसको इस्तेमाल करें, लेकिन जब आपने करोड़ों अरबों रुपए लगा के ये बना दिया और लोगों का इरादा ही बदल गया, लोग कैपिटल इंटेंसिव रहे ही नहीं, तो आप तो मारे गए। लिहाजा आपको अपनी इस प्रोडक्ट के साथ इसी के मुतवाज़ी डिज़ायर भी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। इसे हम कहते हैं डिज़ायर प्रोडक्टिव मैकेनिज़म्स।
सही है। तो मौजूदा निज़ाम के अंदर डिज़ायर्स और आपका इरादा, अब इसको काबू करने का तरीक़ा क्या होगा? हमें पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो और हमें पता होना चाहिए कि आपका इरादा क्या है। जिस तरह नहीं होता है, जब नई नई मोहब्बत होती है तो पूछते हैं क्या है इरादा आपका, इरादा क्या है आपका। लेकिन अगर आप अपना इरादा नहीं बताएं तो सिस्टम को दो थ्रेट होते हैं, एक उसकी इन्वेस्टमेंट ख़तरे में चली जाती है, दूसरा वो आपको कहाँ से पकड़े ये उसे पता नहीं चलता। लिहाजा 20वीं सदी में दूसरी जंग अज़ीम के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव निज़ाम डेवलप किया गया कम्युनिकेशन का। और आप इंसानों को देखें पिछले 50 साल के अंदर कि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो रिमार्केबली इंक्रीज़ कर गई हैं। यानी कि कोई भी आदमी बहुत अच्छी गुफ्तगू करने के काबिल होता चला जा रहा है। और अगर आप देखें सोशल मीडिया के आने के बाद जो एक गांव का बच्चा हो या एक शहर का बच्चा हो या एक अफ्रीकन, और उसमें इजहार के जो नित नए मौक़े उनको मिलने शुरू हुए, उसके नतीजे में उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ गई। तो इससे बज़ाहिर लोग ये समझते हैं कि इसके नतीजे में दुनिया अब ज़्यादा आज़ाद है। लेकिन अगर आप 1950 से लेकर अब तक का जो लिटरेचर है वो पढ़ें, जो हाई प्रोफाइल उनके थिंकर हैं, उनका ये ख्याल है कि दुनिया ज़्यादा कंट्रोल हुई है और यकरुखी हुई है। और जितना ज़्यादा लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, सिस्टम बहुत जल्दी उसको डिटेक्ट कर लेता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको सिंक्रनाइज़ करता है, उसको ऑर्गेनाइज़ करता है, और उन लोगों के अंदर वही चाहतें पैदा हो जाती हैं जो वो पहले से प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनके अंदर वही इरादे पैदा हो जाते हैं जो वो निज़ाम चाह रहा होता है। यानी कि एक बड़ा मशहूर फ़लसफ़ी है, ज़िंदा है अभी, उसका नाम है जर्गन हैबरमास। हैबरमास जो है वो थियरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन का राइटर है, बड़ी बड़ी किताब है और बहुत इम्पॉर्टेंट किताब है। और वो ये कहता है कि जैसे साबिर साहब ने आपसे जो बात की थी वो एक बहुत ही बुनियादी फ़लसफ़ी है, रेने डेकार्ट्स, उसका ये तसव्वुर था कि कोजिटो अर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। सही है। और वो ये कहता था कि मैं हर चीज़ के बारे में शक कर सकता हूँ, हर चीज़ के बारे में शक कर सकता हूँ सिवाय इसके कि मैं हूँ। क्यों? क्योंकि अपने आप पे शक करने के लिए मुझे होना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू डाउट माई सेल्फ आई हैव टू एग्जिस्ट फर्स्ट, सो आई कैन डाउट एनीथिंग other than myself, because in order to doubt myself I have to exist first। अपने आप को शक करने के लिए मुझे पहले होना पड़ेगा। तो वो एक इंडिविजुअलिस्टिक नोशन ऑफ मेथोडिक डाउट था कि अपने ऊपर शक नहीं कर सकते। तो वाहिद हकीकी सच्चाई क्या है कि मैं तो भाई वजूद रखता हूँ, लिहाजा जिस सच्चाई का भी आपको इजहार करना है वो सच्चाई आपके नुक्ते नज़र के तनाजुर में होनी चाहिए। लेकिन हाबरमास जो कि 20वीं और 21वीं सदी का सबसे बड़ा फ़लसफ़ी कहलाता है, वो कहता है कि अब फ़लसफ़े की नौइयत जो है वो कॉन्शियस फ़िलासफ़ी की नहीं रही, बल्कि अब फ़लसफ़ा इंटरसब्जेक्टिव हो गया। इंटरसब्जेक्टिव फ़िलासफ़ी और कॉन्शियस फ़िलासफ़ी में बुनियादी फ़र्क ये है कि कॉन्शियस फ़िलासफ़ी ये कहती थी कि साबिर साहब उसके अलावा भी कुछ हैं जो ये इजहार करते हैं, जो इनकी अंदरूनी दुनिया है। और अगर साबिर साहब की जो हकीकी दुनिया है वो दुनिया है जो कि इनके अंदर की दुनिया है। अब अंदर की दुनिया के बारे में ये जितनी इत्तला हमें देना चाहते हैं दे सकते हैं अपने इजहार के ज़रिए, लेकिन उसके बावजूद भी साबिर साहब कुछ और हैं जो कुछ वो इजहार करते हैं। ये थी कॉन्शियस फ़िलासफ़ी, ये चलती रही उन समझ 19वीं सदी तक। हाबरमास कहते हैं कि साबिर साहब असल में वही होते हैं जिसका इन्होंने इजहार कर दिया, और जिसका इजहार इन्होंने मुनासिब नहीं समझा वो एक्चुअली इनके वजूद का हिस्सा है ही नहीं। लिहाजा ज़ात असल में कंस्ट्रक्ट होती है डायलॉग के ज़रिए।
और ज़ात का वो परतो जो डायलॉग के अमल में शिरकत नहीं कर रहा, यानी कि मैंने कोई बात कहनी है लेकिन वो मैंने नहीं कही, मैं कुछ सोचता था, वो मैंने कहा यार मैं ये बात करूँगा सब लोग अपसेट हो जाएंगे, सब दुखी हो जाएंगे, सब नाराज़ हो जाएंगे, सब बुरा मानेंगे, मैं ये नहीं करता हूँ, तो वो मेरे अंदर की बात नहीं है। हाबरमास कहेगा वो तुम्हारी बात थी ही नहीं, क्योंकि वो पब्लिक स्फेयर के अंदर अगर एक्सेप्टेबल नहीं थी तो तुमने उसे पब्लिक स्फेयर में शेयर ही नहीं किया। इसका मतलब है तुम्हारी ज़ात का असल परतो वो है जो लोगों के दरमियान जिसका इजहार हो जाए। अब अगर ये बात है तो यहाँ तक जो फरासत भाई ने कही और साबिर साहब ने कही तो फिर ठीक बात है कि डायलॉग के ज़रिए ही हम अपनी शख्सियत का इजहार करते रहेंगे और डायलॉग के ज़रिए ही हकीकत जो है वो कंस्ट्रक्ट होती चली जाएगी और डेवलप भी होती चली जाएगी और एक बेहतर दुनिया पैदा हो जाएगी। हाबरमास कहता है ऐसा नहीं है। हाबरमास कहता है कि जो पब्लिक स्फेयर है जिसमें आप इजहार कर रहे हैं उसकी कुछ शराइत हैं, यानी कि जब भी आप किसी डायलॉग के अमल में शरीक होंगे वो डायलॉग का अमल कुछ शराइत आपके ऊपर नाफिज कर देगा और उन शराइत के मातहत जब वो डायलॉग होगा तो वो डायलॉग जो हकीकत कंस्ट्रक्ट करेगा वो हकीकी नहीं होगी, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द कंडीशंस ऑफ द डायलॉग। तो इसे हम कहते हैं डिस्कोर्स, यानी कि जिस दायरे के अंदर आप मुकालमा कर रहे हैं उसकी जो हुदूद और क़ुयूद होती हैं कम्युनिकेशन की, वो कम्युनिकेशन की जो हुदूद और क़ुयूद आप और मैं तयन नहीं करते। हाबरमास कहता है वो आलमी निज़ाम, सरमायादाराना निज़ाम करता है, ग्लोबल सिस्टम ऑफ मैकेनिज़्म ऑफ डिज़ायर प्रोडक्शन एंड डिज़ायर कंट्रोल करता है। चूँकि वो न्यूट्रल नहीं है इसलिए आपका डायलॉग भी न्यूट्रल नहीं होता। लिहाजा हमें इस डायलॉग के अमल में शरीक होते हुए जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये कि हमें क्रिटिकल होना है डायलॉग के बारे में नहीं, कंडीशंस ऑफ द डायलॉग के बारे में। और कंडीशंस ऑफ द डायलॉग को के बारे में क्रिटिकल होने के लिए, तनकीदी जायज़ा लेने के लिए आपके पास वो फ़लसफ़ियाना इस्तिताअत होनी चाहिए। लेकिन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर जो निज़ाम है वो इस कैनवस के ऊपर फैला है कि अब इस कंडीशन के साथ आप फ़लसफ़ियाना तौजीहात के साथ उसमें शिरकत करने की अगर कोशिश करेंगे तो आप शिरकत कर ही नहीं पाएंगे, आपको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप एक अखबार में बहुत ही फ़लसफ़ियाना किस्म का आर्टिकल लिख लें वो पब्लिश नहीं होगा, सीधी सी बात है। आप एक डिस्कशन ग्रुप के अंदर हाई प्रोफाइल गुफ्तगू करेंगे, लोग इंटरेस्ट लूज़ कर देंगे और लोगों की वो बात समझ में नहीं आएगी। तो आप देखेंगे कि जिस तरह हाइडेगर ने कहा था कि एक ज़माना आएगा जिसमें वज़नी लोग जो होंगे वो तह में बैठ जाएंगे और जो हल्के लोग होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। उसकी वजह ये है कि जो कंडीशंस ऑफ द डायलॉग है वो मुतहम्मिल ही नहीं होती कि वो उस सतह के ऊपर गुफ्तगू को लेके जाएं, गुफ्तगू को उसी सतह के ऊपर रखते हैं जिसकी खपत, यानी कि जिस तरह अशिया की खपत होती है ना उसी तरह ख़यालात की भी खपत होती है, उसी तरह ख्वाहिशात की भी खपत होती है, उसी तरह इरादों की भी खपत होती है। और आप देखें कि बहुत बड़े बड़े इंसानों को हम पहचान ही नहीं पाते और दो अब वो सही लफ्ज़ नहीं है लेकिन ये है कि मैं छोड़े अब हाबरमास, हाँ बहुत सारे ऐसे लोग वो डिक्टेट करते हैं। यानी कि आप देखें कि चॉम्स्की का लेक्चर जो है वो दुनिया में सुनते हैं 43,000 44,000 लोग हैं और एक टिकटॉकर है जो कि मस्खरापन करता है, मतलब एक आदमी है उसने दाढ़ी रखी हुई है, पाकिस्तानी है भाई, वो मस्खरापन करता रहता है। उससे ये होता है कि एक नेक आदमी कितना मस्खरा हो सकता है। तो वो उसके जो है 3 मिलियन सब्सक्राइबर है, 3 मिलियन। तो वो जो ये मस्खरापन कर रहा है और वो अपने नाम के साथ लिखता भी है
जो प्रेफिसेस होते हैं या सफिक्स होते हैं वो जो रिक्वायर्ड होते हैं वो भी लिखता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं। तो इससे क्या इम्प्लाई हो रहा है? दुनिया यकरुखी हो रही है, यकरुखी हो रही है। और ये यकरुखियत का अमल 1945 से शुरू हो गया। तो जब हम ये डायलॉग के प्रोसेस में जाते हैं तो हम लोगों को दो सतहों के ऊपर काम करना है। पहली सतह ये कि जब हम किसी चीज़ का इजहार करते हैं तो उस इजहार की जो कंडीशंस हम तय करते हैं वो आप देखें कि वो रीजनल ग्लोबल मैकेनिज़म्स के साथ अगर हम आहंग नहीं होंगी, आपको इजहार के मौक़े ख़त्म कर दिए जाएंगे। फेसबुक के अपनी कंडीशंस हैं, ट्विटर की अपनी कंडीशंस हैं, इंस्टाग्राम की अपनी कंडीशंस हैं। आप सबको ये बात पता है कि एक सैटेलाइट जब कोई भेजता है तो सैटेलाइट फेंकने के लिए कितना सरमाया दरकार होता है? आपके ख्याल में कितना लगता है? $3 ट्रिलियन से लेके $3.7 ट्रिलियन खर्च होते हैं एक सैटेलाइट भेजने में। वो सैटेलाइट वो भेज रहे हैं इसलिए कि हम लोग कम्युनिकेट कर लें। ये अंडरस्टैंडेबल बात है आप लोगों के ख्याल में? इट्स नॉट अंडरस्टैंडेबल। ये इन्वेस्टमेंट है और ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट से वो फ़ायदा उठा रहे हैं, हम भी उठाएंगे, ज़ाहिर है, हम रोक तो नहीं सकते। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप जितने भी कम्युनिकेशन मोड्स देखें वो आप सबको क्या कहते हैं कि आप अपना इजहार करें, ट्विटर में अपना इजहार करें, इंस्टाग्राम में अपना इजहार करें, फेसबुक में अपना इजहार करें। तो लोग समझते हैं कि वो इजहार कर रहे हैं, एक्चुअली वो इजहार नहीं कर रहे। अगर आप क्रिस हेजेस वगैरह को पढ़ेंगे तो वो क्या बताएगा कि आप एक्चुअली फॉलोवर बनते हैं। इंस्टाग्राम में आप अपनी बात नहीं करते, आप फॉलोवर बन जाते हैं, इसके फॉलोवर, उसके फॉलोवर, किसके फॉलोवर। तो आप देखेंगे कि बज़ाहिर आपको ये दावत दी जाती है कि आप डायलॉग करें और इजहार करें, लेकिन एक्चुअली आप क्या बन जाते हैं? आप एक शीप बन जाते हैं और वो आपका शेपर्ड बन जाता है। तो आप देखेंगे कि बुनियादी तौर पर हम जिस आज़ादी के साथ डायलॉग के अमल में शरीक होने जा रहे होते हैं उसके नतीजे में हम उनके पिट्ठू बनते हैं, टट्टू बनते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, शिकारी शिकार करे, टट्टू साथ साथ फिरे। वो शिकारी शिकार कर रहा है, टट्टू बिला वजह साथ घूम रहा है, उसका कोई मैं इसका पॉइंट ऑफ व्यू देख लूँ, मैं इसका पॉइंट ऑफ व्यू आप पॉइंट ऑफ व्यू दो ना भाई, आप पॉइंट ऑफ व्यू देख क्यों रहे हो? आप पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए देख रहे हो कि निज़ाम यकरुखी हो चुका है, यकरुखी है, और हर आदमी में ये गट्स नहीं होंगे कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू की एक क़ुव्वत होती है, एक ताकत होती है, और पॉइंट ऑफ व्यू की कुछ कंडीशंस भी होती हैं। तो जो मौजूदा निज़ाम इजहार राय है हकीकतन वो आपको एम्पावर नहीं करता, वो हम सबको कंट्रोल करता है। और इस कंट्रोल से निकलने के लिए डायलॉग की ज़रूरत है, लेकिन कैसे डायलॉग की ज़रूरत है? क्रिटिकल डायलॉग की ज़रूरत है। हम सबको क्रिटिकल होना पड़ेगा। हम लोग कन्फॉर्मिस्ट डायलॉग के बजाय क्रिटिकल डायलॉग में जाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे जब हमारे फरासत भाई ने और दूसरे भाइयों ने ये प्रोग्राम शुरू किया तो उस वक्त मैं ये सब करके जो है खटाई डाल सकता था इसमें, लेकिन मैंने उस वक्त ये कहा कि डायलॉग का मेरे बारे में मेरा जो पर्सपेक्टिव है या मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ज़रूरी थोड़ी है कि लिटरेचर के आदमी के भी वो प्रॉब्लम हो या पॉलिटिकल थियरिस्ट। तो उसूली तौर पर तो ये एक बहुत अच्छा काम है, लेकिन ये कि ये बात भी हम लोगों को पता होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा हम इसका इजहार करते हैं, अपने आप का इजहार करते हैं, उतना आसान हो जाता है उन माशरों को काबू करना। आप देखें कि मार्क्सिस्टों ने एक ज़माने में जद्दोजहद की, तो अगर आप पिछले 52 सालों में या 100 सालों में जितने इनकलाबात आए हैं, तो आप देखें वो इनकलाबात दुनिया के कौन से मुल्कों में आए? चाइना में आया है, रशिया में आया है, क्यूबा में आया है, वेनेजुएला में आया है, फ्रांस में आया है 1757 में 17, यानी कि
पुरानी बात है। लेकिन उस वक्त भी जिस निज़ाम के ख़िलाफ़ वो इनकलाब आया था वो कौन सा निज़ाम था? बादशाही निज़ाम था। तो आप देखेंगे जहाँ पर भी इनकलाब आए हैं इजहार राय की जिद्दोजहद के नतीजे में आए, लेकिन वो जिद्दोजहद किसके ख़िलाफ़ हो रही थी? वो एक डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ थी जिसने क्या किया था? इजहार को कर लिया था कंट्रोल। इजहार वो करने नहीं दे रहा था, इजहार करने नहीं दे रहा था, सब लोगों ने जमा हो गए उसके निज़ाम को उखाड़ के फेंक दिया। तो बॉल्शेविक्स, चाइनीज़, क्यूबन, एक्वाडोर, वेनेजुएला, चिली, अंगोला, हाइटी, जहाँ पर भी इनकलाब आए वो सारे के सारे इनकलाब कंट्रोल्ड रियासतों के अंदर आए जो कहती थी कि हम कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जो आज़ाद रियासतें हैं जैसे अमेरिका है, जैसे आज़ादी के बाद फ्रांस है, बरतानिया, इधर कामयाब नहीं हो पाते इनकलाबात। उसकी वजह क्या होती है? उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि इजहार के ज़रिए से सिस्टम को पहले ही पता चल जाता है कि लोग क्या चाह रहे हैं और उसके नतीजे में सिस्टम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके उनका कंट्रोल अपने हाथ में रखता है, बरकरार रखता है। कोई भाई अगर यहाँ पर अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ा हुआ होगा तो वो ये ज़रूर कहेगा कि भाई आप ये बात क्या कह रहे हो, अमेरिका के अंदर जो है वो सिविल वॉर हुई। तो सिविल वॉर किसके बीच में हुई? नॉर्थ और साउथ के बीच में हुई। तो साउथ जो है वो क्या कह रहा था? साउथ कह रहा था कि भाई ये जो वो है ना काले, इनको हम आज़ाद नहीं करेंगे। और नॉर्थ क्या कह रहा था? इनको आज़ाद करो। तो नॉर्थ क्यों कालों को आज़ाद करवाना चाह रहा था आपके ख्याल में? अच्छी बात है ना, कालों पे जुल्म हो रहा है, उनको आज़ाद करो। भाई नॉर्थ के जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने इंडस्ट्री लगानी शुरू कर दी और साउथ के अंदर प्लांटेशन इकोनॉमी थी। तो इन्होंने नॉर्थ के सारे जो बड़े पैसे वाले लोग थे उन्होंने सारे अपने काले जो स्लेव थे साउथ को भेज दिए क्योंकि वो काम अब मशीनें कर रही थी, उनको कालों की ज़रूरत नहीं थी। जब वहाँ सब बेच दिए, साउथ ने सारे काले ख़रीद लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई गोरे हमारी फैक्ट्रियों में काम करेंगे। तो गोरों ने पैसे ज़्यादा मांगने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा यार गोरे तो बड़ी पैसे मांग रहे हैं, तो हम अगर कालों को मुलाजिम रख लें। उन्होंने कहा काले तो हमने बेच दिए। तो उन्होंने कहा भाई काले अगर बेच दिए तो कालों को आज़ाद करवाते हैं क्योंकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। लिहाजा कालों को ये कहा गया कि भाई आप अपनी आज़ादी से जियो। और कालों को आज़ाद जब कर दिया, साउथ को डिफीट कर दिया, तो सारे के सारा काला लेबर जो था वो आ गया और कंपेटिटिव चीफ लेबर अवेलेबल हो गई। तो ये तो 19वीं सदी के अंदर सिविल वॉर अमेरिका में कामयाब हो गई। तो कालों को आज़ाद हो जाना चाहिए था ना। तो कालों को वोट डालने का हक कब मिला? आपके ख्याल में कब मिला होगा? 1960 में। 1960 में कालों को वोट डालने का हक मिला। तो जब 19वीं सदी में काले आज़ाद हो गए तो तुमको वोट क्यों नहीं डालने दे रहे थे भाई? क्यों? क्योंकि सिस्टम ने को उस वक्त ज़रूरत थी चीप लेबर की। तो उन्होंने कहा चलो भाई चलो, आज़ादी की जिद्दोजहद हो गई। आज़ादी की जिद्दोजहद जब काले आज़ाद हो के लेबर बन, इवन मोहम्मद अली जो जब वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन बना तो डाउनटाउन के अंदर ब्लैक्स को बर्गर खाने की इजाज़त नहीं थी। तो अमेरिका के अंदर जैसी ने 1932 में या 34 के अंदर 4 गोल्ड मेडल जीते। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसको वाइट हाउस में बुलाया तो वाइट हाउस में वो दरवाजे से एंटर नहीं हो सकता था क्योंकि अमेरिका का कानून ये था कि कालू खां जो मेन दरवाज़ा है उससे एंटर नहीं हुआ, तो जैसी को बैकग्राउंड से किचन के दरवाजे से लेके गए। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बात जो फ़लसफ़े के लोग हैं ये तो लिखते रहे और पढ़ते रहे और बोलते रहे। तो आप देखेंगे कि जितने भी आज़ाद माशरे होते हैं वहाँ इनकलाब इसलिए नहीं आता कि निज़ाम को पहले ही पता चल जाता है कि लोगों को कैसे काबू करना है और निज़ाम जो है अपने आप को बरकरार रखने के लिए आपको एक्सप्रेशन देता है। और आखिरी बात जो साबिर साहब ने बात की ना, उसी को आप देख लें कि साइको एनालिसिस की इन्होंने बात की, फ्री एसोसिएशन ऑफ थॉट, कि भाई इंसान के जहन में कोई अगर कजी है, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है,
तो फ्रॉइड ने कहा कि भाई इसको आप बोलने दें, फ्री एसोसिएशन करने दें। जब ये बहुत सारी अपनी बातें करेगा तो इसके जहन के अंदर छुपी हुई जो कजी होंगी उनको हम जॉट डाउन करके इसके जहन लाशऊर तक पहुंच जाएंगे और इसके लाशऊर में जो भी मसला है उसको हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। फ्रॉइड ने ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को और इंडिविजुअल अनकॉन्शियसनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए दिया था 19वीं सदी में ये तस्वुर। यही मॉडल कलेक्टिव साइको एनालिसिस का मॉडल फ्री मीडिया, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ थॉट के ज़रिए पूरी दुनिया में नाफिज किया गया। और इसके नतीजे में आप देखें कि किसी मगरबी मुल्क के अंदर जितना भी जुल्म, जितनी भी बदमाशी, जितनी भी ज़्यादती, जितनी भी एक्सप्लॉइटेशन हो जाए, वहाँ इनकलाब नहीं आता। तो हम जैसी कौमें जो हैं, जो बुरे हालात में रहती हैं, वो कहती हैं कि हम जो है हमें भी इनकलाब लाना है और इन्हीं निज़ाम के ज़रिए लेके आना है। तो इस निज़ाम के ज़रिए तो इनकलाब आता ही नहीं भाई। तो जो आदमी इस लिबरल डिस्कोर्स को अंडरस्टैंड करता है वो ये समझता है कि आपको पहले से, मैंने कहा आपको पहले से ही तैयार कर दिया था कि 500 रुपए पे जाएगा भाई डॉलर, तो आपने क्यों नहीं एहतजाज किया? क्योंकि आप सब कन्वेंस हो चुके थे कि 500 डॉलर पे चले जाना चाहिए डॉलर को, सब ज़हनी तौर पे तैयार थे, पेट्रोल इतना हो जाना चाहिए। एक फ्री मीडिया एक्सप्रेशन ने पहले से ही आपको कन्वेंस कर दिया। भाई ये तुम कर क्यों रहे हो? तो आपको ये कन्वेंस करने का एक पूरा मैकेनिज्म अवेलेबल है। नेशनल है, लीगल है, इंटरनेशनल है, ग्लोबल है, रीजनल है, और वो इंटरकनेक्टेड है। तो दुनिया में बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई हैं डायलॉग को लेके। लिहाजा मैं आई डोंट नो कि मैंने बहुत ज़्यादा कड़वी बातें नहीं की, लेकिन मेरा ये काम है कि मैं लोगों को मोटिवेट नहीं, डीमोटिवेट कर देता हूँ। तो इससे डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं, क्रिटिकल होने की ज़रूरत है। जितना क्रिटिकल होंगे, लेकिन क्रिटिकल माशरा नहीं होता, क्रिटिकल सोचने वाले लोग होते हैं। उनका ख्याल से भी होता है कि आपको एक वेकअप कॉल दें, एक विसल ब्लोवर हो। बाकी जो आप लोग कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, वो जो हमारे भाइयों ने एतराज़ात बताए हैं और जो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें वो तो होनी चाहिए, लेकिन असल मसला जो है वो इंसानों के कंट्रोल का है और डिज़ायर प्रोडक्शन का है। एक इंसान पहले से डिज़ायर प्रोड्यूस कर देता है और फिर प्रोडक्ट लेके आता है, और जो फ्री एक्सप्रेशन है वो हमें कंट्रोल कर चुका होता है। लिहाजा हम खुशी खुशी उसे कबूल कर कर इख्तियार करते हैं। इसके लिए हमें क्रिटिकल होने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।